हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जो आज की क्लास में हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे। और शिक्षा मनोविज्ञान की आज की क्लास में मैं आप लोगों को संज्ञानात्मक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण जो है अवधारणाएं हैं उसका अध्ययन कराऊंगा, और संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं उसका अध्ययन कराऊंगा। इसके पहले की देखिए 7 क्लासेस में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न टॉपिक्स को अध्ययन करते हुए चले आ रहे हैं, और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को शारीरिक विकास से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन कराया था। तो हम लोगों ने देखिए जो क्लासेस शुरू की हैं, ये क्लासेस आपके एमए के एग्जाम के लिए, एमएड के एग्जाम के लिए, जो सेमेस्टर वाला एग्जाम होता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्लासेस को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, इसका नोट्स बना लेते हैं, तो आपके अपने सेमेस्टर वाले एग्जाम में किसी भी प्रश्न को हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके साथ साथ इन क्लासेस को आप लोग अगर अच्छे तरीके से देखते हैं तो आपका जो यूजीसी नेट का पेपर होता है शिक्षा शास्त्र का, उसमें भी ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती हैं उसमें भी देखिए इनसे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो एक तरीके से देखा जाए ये क्लासेस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इन क्लासेस को अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक देखिए, और अपने जो दोस्त हैं, जो आपके साथ पढ़ने वाले लोग हैं, अगर उनको नहीं पता है तो उनको भी इसके बारे में बताइए। ये जब क्लासेस में आप लोगों को पूरे एक टॉपिक से रिलेटेड जब कंप्लीट करा लूँगा तो इसका पीडीएफ देखिए अपने चैनल, जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्राप्त कर सकते हैं, और फिर उससे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ नोट भी समय समय पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास देखिए ये शिक्षा मनोविज्ञान की 8वीं क्लास है, और इसमें हमको मानसिक विकास और मानसिक विकास के जो कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं विद्वानों के द्वारा उनको अध्ययन करना है। तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए और उन सारी बातों को बेहतर तरीके से अध्ययन किया जाए। हाँ देखिए, हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं, और ये शिक्षा शास्त्र आपका देखिए एमए और एमएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को अध्ययन कराया जा रहा है। आज की क्लास का टॉपिक देखिए मानसिक विकास यानी संज्ञानात्मक, मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मानसिक विकास का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ मेंटल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो मानसिक विकास से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति या बालक के सोचने, समझने, स्मरण करने, तर्क करने, कल्पना करने और समस्या समाधान जैसी मानसिक क्षमताओं के क्रमिक विकास से होता है। यानी मानसिक विकास के अंतर्गत इतनी सारी चीजें किसी भी व्यक्ति, किसी बालक के अंदर विकसित होती हैं, और इन्हीं के अध्ययन को ही हम लोग मानसिक विकास के अध्ययन के अंतर्गत शामिल करते हैं। सरल शब्दों में देखिए इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि मानसिक विकास जो है व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता में होने वाला निरंतर और गुणात्मक परिवर्तन, यानी किसी भी व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता में जो निरंतर और गुणात्मक परिवर्तन होता है उसी को मानसिक विकास कहा जाता है। मानसिक विकास के देखिए कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो प्रमुख विशेषताएं देखिए क्या है कि यह जन्म से प्रारंभ होकर जीवन भर चलता है। यह मात्रात्मक नहीं होता बल्कि क्या होता है, गुणात्मक, यानी किसी भी व्यक्ति या किसी भी बालक के मानसिक विकास को आप माप नहीं सकते बल्कि उसके गुणों को जो है अनुभव कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। यह देखिए अनुभव, शिक्षा और वातावरण से प्रभावित होता है, और यह विकास जो है क्रमबद्ध होता है। जैसे उदाहरण के लिए छोटा बच्चा केवल देखता है, बड़ा होकर वह कारण परिणाम समझता है। यानी छोटे बच्चे को देखिए शुरू शुरू में जब बहुत कम उम्र होती है तो वो सारी चीज़ों को देखता है, लेकिन उसके बारे में सोचता समझता नहीं है, उसके कारण परिणाम के बारे में उसको जानकारी। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है तो जिन चीज़ों को वो देखता है उनके बारे में सोचता भी है, कारण और परिणाम के बारे में भी विचार करता है। ठीक है, तो इस तरीके से मानसिक विकास की प्रमुख विशेषता है। मानसिक विकास का देखिए शिक्षा के क्षेत्र में महत्व क्या है, शैक्षिक महत्व, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, इम्प्लीकेशन। तो देखिए आयु उपयुक्त शिक्षण प्रदान करने के लिए, यानी किस आयु के बच्चों को किस प्रकार की शिक्षण की जरूरत है, ये उसके लिए बहुत उपयोगी होता है। दूसरा देखिए इसका महत्व क्या है कि यह सक्रिय अधिगम पर बल देता है, यानी एक्टिव लर्निंग पर यह बहुत ज्यादा बल देता है। इसके द्वारा एक्टिव लर्निंग अच्छे तरीके से कराई जाती है। तीसरा देखिए क्या है कि यह समस्या समाधान आधारित शिक्षा में भी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एजुकेशन जहां प्रदान की जा रही है बच्चों को, वहां भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथा महत्व क्या है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का यह ध्यान रखने में काफी मदद, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर बच्चों को उसी प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए जिसमें मानसिक विकास का अध्ययन जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उदाहरण के लिए देखिए प्राथमिक स्तर पर गतिविधि आधारित शिक्षण कराना, यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जब कराई जाएगी प्राथमिक स्तर के बच्चों को, उनको कोई भी चीज करवा के या उनको खेल खेल के माध्यम से जो कुछ भी सिखाया जाएगा वो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। तो इसका देखिए कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है मानसिक विकास का,
कि मानसिक विकास जो है व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की रीढ़ होती है। पियाजे, वाइगॉत्स्की, ब्रूनर आदि के सिद्धांत यह स्पष्ट करते हैं कि मानसिक विकास जो है क्रमिक, सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षक यदि इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाता है तो शिक्षण अधिक प्रभावी बनता है। यानी शिक्षक अगर इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से व्यवहार में लाता है, जो मानसिक विकास से संबंधित सिद्धांत दिए गए विद्वानों के द्वारा, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावी शिक्षण कर पाएगा और बच्चों में अधिगम भी बेहतर तरीके से हो पाएगा। ठीक है, तो ये मानसिक विकास का जो नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी शिक्षक के लिए और शिक्षण की प्रक्रिया में। अब देखिए, मानसिक विकास से संबंधित जो प्रमुख विद्वान हैं उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को भी हम लोग सरल रूप में जो है शॉर्टकट में देख लेते हैं। जैसे देखिए, मानसिक विकास का अर्थ अभी हम लोगों ने देखा कि सोचने, समझने, तर्क करने, स्मरण करने, कल्पना करने, समस्या समाधान की क्षमता में होने वाले क्रमिक और गुणात्मक विकास। इस विकास को समझाने हेतु विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। जैसे देखिए, काफी प्रसिद्ध सिद्धांत है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इनका सिद्धांत देखिए मानसिक विकास के सिद्धांतों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और इससे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मूल मान्यता देखिए इनके सिद्धांत के क्या है कि पियाजे के अनुसार बालक जो है निष्क्रिय प्राणी नहीं है। यानी पियाजे कहते हैं कि बालक निष्क्रिय प्राणी नहीं होता है, बल्कि वह अपने अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का सक्रिय निर्माण करता है। यानी बालक धीरे धीरे जो अपने जीवन में अनुभव प्राप्त करता है और उसी अनुभव के माध्यम से वो नॉलेज का निर्माण करता है। इनकी प्रमुख अवधारणाएं देखिए क्या है, स्कीमा जो ज्ञान की मानसिक संरचना के रूप में जानी जाती है, और दूसरा होता है अनुकूलन यानी अडाप्टेशन। तो इसमें देखिए जो है आत्मसात, अडाप्टेशन में आत्मसात और समायोजन यानी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन शामिल होता है। तीसरी अवधारणा इनकी थी संतुलन यानी इक्विलिब्रियम। इन सारी चीजों को जो है जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत के माध्यम से बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास की देखिए अवस्थाएं होती हैं। वो अवस्थाएं देखिए, पहली अवस्था इन्होंने बताई संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष की। इसको उन्होंने बताया कि इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है बालक। यानी इस उम्र में बच्चा जो है जो कुछ भी सीखता है वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से और अपने द्वारा जो की जा रही एक्टिविटीज होती हैं उनके माध्यम से। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे खिलौना मुंह में डालकर बच्चा जानने का प्रयास करता है, यानी ये चीज खाने योग्य है या खाने योग्य नहीं है। यानी उसको अनुभव हो जाता है कि जो चीज मैं मुंह में डाला हूं ये मेरे लिए खाने योग्य नहीं है। दूसरी अवस्था देखिए इन्होंने बताई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की। इसमें इन्होंने बताया कि बच्चे में प्रतीकात्मक सोच और अहम केंद्रितता का विकास होता है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चा छड़ी को घोड़ा मान लेना, यानी बच्चे देखिए छड़ी को लेकर उस पर घोड़े के रूप में जैसे सवार होकर और खेलने कूदते लगते हैं, जैसे लगता है कि वो बच्चे घड़ी पर बैठे हुए। तो घोड़े पर बैठने के बजाय उस छड़ी को ही बच्चा घोड़ा, बहुत सारी चीजों को बच्चा अज्यूम करता है, मानना शुरू करता है। जैसे नकली बंदूक को भी बच्चा हाथ में लेके लगता है कि असली बंदूक से किसी को मार रहा है। खेल खेल में इस तरह के बच्चे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इसमें इस उम्र में विकसित होती है। फिर जो तीसरी अवस्था इन्होंने बताई ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की। इसमें कहा गया इनके द्वारा कि ठोस वस्तुओं पर बच्चा जो है तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए कि समझना कि बर्तन बदलने से पानी की मात्रा नहीं बदलती। यानी इस उम्र में जब बच्चे को देखिए, जब छोटे उम्र के बच्चे होते हैं उनको अगर आप सेम क्वांटिटी की चीज को अगर बर्तन बदल दीजिए तो उनको लगता है कि ये चीज कम है या वो चीज ज्यादा है। लेकिन जब बच्चा इस उम्र में आ जाता है तो वो इन चीजों को समझने लगता है। छोटे बच्चों को आप देखते हैं कि अगर उनको कोई सामान देना है, अगर वो बर्तन उनका चेंज कर दीजिए या गिलास चौड़ा कर दीजिए या गिलास चिपटा कर दीजिए तो उनको लगता है कि ये चीज हमारी कम है। तो उनको एक ही सेम हाइट की अगर देंगे तो उनको लगेगा कि बराबर है। लेकिन जब बच्चा इस उम्र में प्रवेश कर जाता है तो इन सारी चीज़ों को वो समझने लगता है और उसको लगता है कि किसी भी बर्तन का साइज बदलने से अगर पानी की क्वांटिटी सेम है तो उसमें कोई बदलाव नहीं। तो ये बच्चा समझने लगता है। अगली अवस्था इनकी देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जो 11 से ऊपर के और बच्चों में देखी जाती है। इस अवस्था में इन्होंने कहा कि अमूर्त और काल्पनिक सोच का विकास बच्चे में होने लगता है। उदाहरण के लिए देखिए, बीजगणितीय समीकरण बच्चा हल करने लगता है और इससे पता चलता है कि उसके अंदर विभिन्न प्रकार की अमूर्त सोच का और काल्पनिक सोच का विकास हुआ है। बच्चा जो है कल्पनाएं करने लगता है, ऐसी चीजों के बारे में भी सोचने लगता है जो उसकी साक्षात इंद्रियों के द्वारा अनुभूत नहीं की जा सकती। ठीक है, तो बच्चा कल्पनाओं का भी निर्माण करने लगता है। तो इनके देखिए सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है
कि ये आयु उपयुक्त शिक्षण प्रदान करने में काफ़ी उपयोगी है। दूसरा क्या है कि गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान करने में भी काफ़ी उपयोगी है। और तीसरा, यह रटने की बजाय समझ पर बल देने की बात करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके सिद्धांत का जो है उपयोग है। दूसरा देखिए सिद्धांत जो दिया गया है मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, जिसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, यानी लेव वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो इन्होंने देखिए क्या कहा था कि मानसिक विकास जो है सामाजिक अंतःक्रिया है और संस्कृति के माध्यम से होता है। इन्होंने कहा कि जो बच्चों में मानसिक विकास होता है वो समाज की अंतःक्रिया के द्वारा होता है और यह संस्कृति के माध्यम से होता है। इनकी प्रमुख अवधारणाएं देखिए क्या थी, निकट विकास क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको जेडपीडी कहा जाता है। इन्होंने बताया कि वह अंतर जो बच्चा स्वयं कर सकता है और जो वह सहायता से कर सकता है, यानी इन्होंने कहा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बालक के जीवन में जिसको बिना सहायता के कर सकता है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर उसको हेल्प कर दिया जाए तो उन चीज़ों को कर लेता है। तो इसी को इन्होंने जेडपीजी कहा, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दूसरी चीज इन्होंने देखिए इसके फोल्डिंग की बात की। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है कि अस्थायी सहायता जो धीरे धीरे हटा ली जाती है, यानी ऐसी सहायता जो हमेशा के लिए ना बल्कि थोड़े समय के लिए हो और थोड़े समय के बाद उसको हटा लिया जाए। जैसे आप लोग देखते हैं कि किसी बच्चे को शुरू शुरू में साइकिल चलाना सिखाया जाता है तो कोई सिखाने वाला जो होता है थोड़ा देर तक उसको सपोर्ट करता है और थोड़ी दूर ले जाने के बाद फिर उसको साइकिल को छोड़ देता है, तो बच्चा अपने से खुद चलाता है। हो सकता है इसमें बच्चा गिर सकता है, एक बार दो बार गिरेगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि ऐसा छोड़ने के बावजूद भी वो साइकिल को चला लेगा। तो यही चीज कहलाती है इसके फोल्डिंग। और दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे क्या है कि शिक्षक की मदद से बच्चा कठिन गणितीय प्रश्न हल कर लेता है। जैसे देखिए बच्चों को मैथ सिखाना है या कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन कराना है तो उसमें क्या होगा कि टीचर शुरू शुरू में बच्चे की मदद करता है। एक एक किसी स्टेप में बच्चा अगर नहीं सही कर पा रहा तो उस स्टेप में टीचर उसकी हेल्प करता है, लेकिन एक ऐसा समय आता है कि टीचर बिना हेल्प किए भी बच्चा सवाल को सॉल्व कर लेता है। तो यही चीज कहलाती है इसके फोल्डिंग। इनके देखिए सिद्धांत का महत्व क्या है कि यह सहकारी यानी कोऑपरेटिंग लर्निंग में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षक और सहपाठी की भूमिका में भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी है और यह संवाद आधारित शिक्षण में का भी उपयोग है। ठीक है, तो इस तरीके से लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है ये भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी ये देखिए इन सिद्धांतों को हम लोग आगे जो है और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब एक एक सिद्धांत को पढ़ेंगे। अभी मैं जैसे आपको यहाँ पर ये जो सिद्धांत है ये मानसिक विकास या शारीरिक विकास के अंतर्गत जो है सूक्ष्म रूप से बता दे रहा हूँ कि ये कौन से सिद्धांत किसके अंतर्गत किस विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो उसे ऐसा बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि बहुत जल्दबाजी में बहुत शॉर्टकट में ये सिद्धांतों को करा दिया जा रहा है। नहीं, ये आपका जब शारीरिक विकास या मानसिक विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके अंतर्गत आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक ही सिद्धांत को बहुत लंबे तरीके से आप लिख देंगे तो क्वेश्चन का आंसर बहुत लॉन्ग हो जाएगा और बाकी प्रश्न आपके छूट जाएंगे। तो इसलिए इन प्रश्नों को इस तरीके से इसमें शामिल, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मानसिक विकास का क्या तात्पर्य है, मानसिक विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनकी व्याख्या कीजिए, तो आपको इन सिद्धांतों को इसी तरीके से शॉर्टकट में वहां पर उल्लेख करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारी चीजों को आपको डिटेल में आगे आने वाले क्लासेस में बताया जाएगा। तो इनके जेरोम ब्रूनर जो अगले हैं उन्होंने देखिए खोज अधिगम का सिद्धांत दिया था, ये भी मानसिक विकास से संबंधित है। इनकी मूल मान्यता क्या था कि बच्चा स्वयं को खोज करके सीखता है तो अधिगम स्थायी और अर्थपूर्ण होता है। यानी इन्होंने कहा कि बच्चा जब किसी चीज को सीखता है अगर वो खुद से खोज करके सीखे, यानी खुद से चीजों को ढूंढ ढूंढ के सीखे, तो वो उसका जो अधिगम होगा वो स्थायी होगा और अर्थपूर्ण होगा, यानी उसका कोई महत्व होगा। इन्होंने अधिगम के 3 रूप बताए थे। पहला इन्होंने बताया क्रियात्मक यानी इनएक्टिव, जिसको बच्चा करके सीखता है। दूसरा बताया इन्होंने प्रतीकात्मक यानी आइकनिक, जो बच्चा चित्रों को देखकर सीखता है। और तीसरा इन्होंने बताया प्रतीकात्मक सिंबॉलिक यानी भाषा और प्रतीकों से सीखना, यानी पहला क्रियात्मक, दूसरा प्रतिमात्मक और तीसरा प्रतीकात्मक। इस तरीके से इन्होंने कहा कि बच्चा इन तीनों रूपों में अधिगम करता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, प्रयोग करके विज्ञान के नियम को समझना। अगर बच्चे को कोई विज्ञान का नियम बताया गया तो बच्चा उस विज्ञान को नियम को समझने के लिए प्रयोग करेगा और प्रयोगों के माध्यम से वो जो चीज को ऑब्जर्व करेगा वो उसको अच्छे तरीके से सीख जाएगा और उसके लिए वो अस्थायी होगा। इस सिद्धांत का देखिए शैक्षिक महत्व क्या है, यह समस्या समाधान कौशल में काफी उपयोगी है। इसके द्वारा जिज्ञासा और सृजनात्मकता में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और तीसरा, शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में नजर आता है। तो इस तरीके से ये सिद्धांत भी शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में उपयोगी माना जाता है। अगला सिद्धांत देखिए थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत है,
यानी इसको थॉर्नडाइक की थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है। इसकी सिद्धांत के देखिए मूल मान्यता क्या है कि अधिगम जो है वो उत्तेजक यानी स्टिमुलस और प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स के बीच संबंध स्थापित होने से होता है। यानी इन्होंने कहा कि किसी भी बालक में अगर अधिगम कराना है, अधिगम हो रहा है, तो वो अधिगम कैसे होगा, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच जब प्रतिक्रिया होती है तो उसी के माध्यम से संबंध स्थापित होता है, तो उसी से यह होता है। इन्होंने अधिगम के देखिए 3 नियम बताए। पहला तत्परता का नियम जिसको लॉ ऑफ रेडीनेस कहा जाता है, दूसरा इन्होंने अभ्यास का नियम दिया लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और तीसरा इन्होंने प्रभाव का नियम दिया। यानी बच्चा अगर किसी काम को तत्परता के साथ करता है तो उसके अंदर अधिगम होगा, अगर बच्चा अभ्यास करता है किसी चीज का बार बार तो उससे अधिगम होगा, और तीसरी चीज अगर बच्चा उस किए गए अभ्यास से प्रभावित होता है, अगर उसका प्रभाव सकारात्मक होता है तो वो उस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और फिर लर्निंग यानी अधिगम संभव होगा। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अभ्यास से गणितीय प्रश्न जल्दी हल होना, यानी बच्चा बार बार अभ्यास करता है तो गणित की जो समस्याएं होती हैं वो उसको हल करने में सफल होता है। इसका देखिए शैक्षिक महत्व क्या है कि यह अभ्यास और पुनरावृत्ति में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अगर बच्चे को किसी एक्सरसाइज का जो है रिवीजन करना है या प्रैक्टिस करना है तो इसमें उपयोगी होगा। प्रेरणा का ये महत्व होता है, यानी बच्चों को अगर मोटिवेट करना है, प्रेरणा देनी है तो उसमें भी उपयोगी होता है। और कौशल के विकास में भी ये ज़्यादा योगदान देता है। विभिन्न प्रकार की स्किल अगर बच्चों को सिखाना है तो इस सिद्धांत के माध्यम से इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आप देखिए स्किनर का व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी इसी के अंतर्गत आता है। स्किनर ने देखिए बिहेवियरिस्ट अप्रोच दिया था जो संज्ञानात्मक या मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। तो इस सिद्धांत के देखिए मूल मान्यता क्या है कि उन्होंने कहा कि व्यवहार जो है पुनर्बलन यानी रिइंफोर्समेंट द्वारा नियंत्रित होता है। इनकी मुख्य अवधारणाएं क्या थी कि क्रियात्मक अनुबंधन होता है, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन होता है, और व्यवहार का आकारण या शेपिंग होती है। यानी क्रियात्मक अनुबंधन इनकी महत्वपूर्ण अवधारणा में आता है, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन आता है, और व्यवहार का आकारण यानी शेपिंग आती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, सही उत्तर पर प्रशंसा मिलने से बच्चा जो है पढ़ाई में रुचि लेने लगता है और उसकी रुचि बढ़ती है। अगर बच्चा किसी भी प्रकार की कोई गलती कर रहा है, कोई मिस्टेक कर रहा है, अगर उसको नकारात्मक पुनर्बलन मिल रहा है तो बच्चा आने वाले समय में वो गलती को दोबारा नहीं करेगा। ठीक, जैसे देखिए क्लास में कोई बच्चा अगर शोर शराबा कर रहा है, शरारत कर रहा है, तो टीचर के द्वारा अगर उसे डांटा जा रहा है तो बच्चे को लगेगा कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ और अगर मैं दोबारा इस तरीके के करूँगा तो मुझे फिर से डांट मिलेगी, तो बच्चा दोबारा उस चीज़ को नहीं करेगा। ठीक है, और बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, प्रश्नों का उत्तर सही से दे रहा है, तो टीचर के द्वारा उसको अगर शाबाशी दी जा रही है तो बच्चा आने वाले जब अगले समय में जब उससे कोई प्रश्न पूछा जाएगा वो उत्साहित होकर उस प्रश्न का उत्तर देगा और जरूरी होगा कि वो उस प्रश्न को सही देगा। ठीक, तो इसका देखिए शैक्षिक महत्व क्या है कि ये अनुशासन की स्थापना में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। व्यवहार के संशोधन में यानी किसी भी व्यवहार को बदलने में इसका उपयोग किया जाता है। इसे देखिए विशेष बच्चों की शिक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी माना है, यानी जो विशिष्ट प्रकार के बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनकी शिक्षा में इस सिद्धांत का जो है काफ़ी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने मानसिक विकास और मानसिक विकास के अंतर्गत आने वाले जो महत्वपूर्ण विद्वानों के सिद्धांत हैं उनको भी अच्छे तरीके से उदाहरण के साथ उनकी शैक्षिक उपयोगिता के साथ देखा। आप देखिए इनका तुलनात्मक हम लोग सारांश देख लेते हैं। जैसे देखिए मनोवैज्ञानिक एक तरफ और उनका मुख्य बल, जैसे देखिए पियाजे ने किस चीज़ पर बल दिया तो उन्होंने आयु और संज्ञानात्मक संरचना पर बल दिया। वाइगॉत्स्की ने समाज और संस्कृति पर बल दिया। ब्रूनर ने खोज और सक्रिय अधिगम पर जोर दिया। थॉर्नडाइक ने अभ्यास और उसके संबंध पर जोर दिया, और स्किनर ने पुनर्बलन और व्यवहार पर, यानी इन विद्वानों के द्वारा इन चीज़ों पर जोर दिया। तो इसका एक तरह से तुलनात्मक सारांश हो गया, कंपैरेटिव जो है कंक्लूजन हो गया। ठीक, अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया संपूर्ण रूप से कि इन सभी सिद्धांतों से स्पष्ट होता है कि मानसिक विकास जो है बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें जैविक परिपक्वता, सामाजिक अंतःक्रिया, अभ्यास और पुनर्बलन सभी की भूमिका होती है। अगर एक कुशल शिक्षक इन सिद्धांतों का समन्वित रूप से प्रयोग करके शिक्षण करे तो उसका शिक्षण बहुत ज़्यादा प्रभावी बन सकता है। अगर कोई भी टीचर अपनी क्लास में अच्छी टीचिंग करना चाहता है, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से अधिगम कराना चाहता है, तो उन सिद्धांतों का अगर ये अच्छे तरीके से समन्वित रूप से प्रयोग करेगा तो उसका शिक्षण प्रभावी होगा और बच्चों में अधिगम बेहतर तरीके से संभव हो पाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए
और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। और मैंने अपने तरीके से देखिए आप लोगों को सारी चीज़ों को समझाने का भी प्रयास किया, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।